आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की। हमारी ये तीसरा लेक्चर होगा। चूँकि ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है अपने आप में, तो इसलिए थोड़ा सा इसको कवर करने में हमें टाइम भी लग रहा है। तो आज हम जो बात करेंगे वो होगा आर्टिकल 19 यानी कि फ्रीडम ऑफ लिबर्टी की। तो इसके अंदर क्या क्या प्रोविज़न है और क्या क्या चीज़ें जिनका आपको आइडिया होना जो है वो स्वाभाविक रूप से इम्पॉर्टेंट है, तो उसमें हम बात करेंगे आज। इसके अंदर आपको पता है कि 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। जैसे इसमें ये जो फंडामेंटल राइट्स है सिर्फ सिटीजन को ही मिलता है, यानी कि ये इंडियंस को ही अवेलेबल है, सिर्फ बाकी जो फॉरेन कंट्रीज़ के सिटीजन होते हैं उनको नहीं दिया जाता है। ओरिजिनली इसमें जो था वो आपको पता है कि 7 फंडामेंटल राइट्स थे, पर इसमें से बाद में जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था उसको जो है वो एक लीगल राइट का स्टेटस दिया गया 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, जैसा कि इसमें आपको देख रहे हैं कि ऐड हुआ है ऑलरेडी। देन जो उसके बाद चीज़ है इसमें देखिए आप, इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो ओरिजिनली जैसे मैंने आप बताया कि 7 फंडामेंटल राइट्स थे, अब जो इसमें 6 फंडामेंटल राइट बचे हैं, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली पीसफुली विदाउट आर्म्स, तो ये 2 ये हो गए। थर्ड है आपका फॉर्म एसोसिएशन, यूनियंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, तो ये जो है आपका ये हम जानते हैं कि ये प्रोविज़न जो है वो बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो था वो ऐड हुआ है 2011 में। फिर उसके बाद हमें मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया और प्रोफेशन को चुनने की स्वतंत्रता, ये सब चीज़ें इसमें आती है। और उसके बाद इंडिया में कहीं भी सेटल होने की जो आज़ादी है वो भी इसका ही पार्ट है। देखिए इसमें भी अब एक्सेप्शन आते हैं कुछ, वो आपका आइडिया होना उनका ज़रूरी होता है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जैसे मैंने आपको बताया है, तो इसमें जो देखिए आर्टिकल जो इन 6 आर्टिकल जो है ये 6 स्वतंत्रताएं हैं हमारी, ये केवल इन 6 अधिकार जो हैं ये केवल राज्य के खिलाफ मामले हैं, ना कि निजी मामले में। अर्थात ये अधिकार केवल नागरिकों और कंपनी के शेयर धारकों के लिए है, ना कि विदेशी या कानूनी लोगों जैसे कंपनियों या परिषदों के लिए। तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अगर हम इसकी बात करें, जैसे कि ये पहला हमने देखा है कि जो हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है इसके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि विचारों को प्रसारित करने का, प्रेस की स्वतंत्रता, व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता, फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध, फिर उसके बाद मीडिया पर एक अधिकार नहीं होना चाहिए। उसके बाद जैसे राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार हो सकता है। फिर जानकारी का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, फिर शांति का अधिकार हो गया। तो इस तरह की चीज़ें जो है ये सब इसी में ही आती है। अब हम जैसे इस पर बात करें तो इस पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकते हैं, जैसा कि इसमें देखिए या देखेंगे स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, मतलब कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है इसको जो है कर्टेल किया जा सकता है जब बात आती है सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन की, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज़ एंड पब्लिक ऑर्डर्स, डिसेंसी, मॉरलिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन एंड इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंसेस। तो इन ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो इसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। असेंबली मतलब सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर, एसोसिएशन, सिविल सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, तो ये सब आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसमें स्पेसिफिक लॉज की बात करें जो इसमें केस आए हैं, तो जैसे रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास जो 1950 का केस था, जिसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस इज़ द पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला, तो इसका आपको पता होना चाहिए। श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2015 का, इसमें स्ट्रक डाउन किया गया सेक्शन 66A IT एक्ट ऑफ 2000 का। इसमें देखिए आपको ध्यान रखने की बात यह है कि ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको बताया कि 2017 में ये सवाल पूछा जा चुका है मेंस में। उसके बाद आर्टिकल 20, तो आर्टिकल 20 आपका बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शंस फॉर ऑफेंसेस अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड फॉरनर, अप्लाइज ओनली टू क्रिमिनल लॉज। ये देखिए ये भी ध्यान देना है आपको। फिर उसके बाद इस चीज़ पे तो ये हाईलाइटेड है पहले ही, आपको इसके ऊपर तो नज़र बनाए ही रखनी है। नॉट सिविल लॉज और प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये सब जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन में लागू नहीं होता है, सिर्फ क्रिमिनल ऑफेंसेस में लागू होता है ये आर्टिकल। 3 प्रोटेक्शन इसमें दी जाती है। एक तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि नो रेट्रोएक्टिव क्रिमिनल लॉ। ये जो केस था इससे संबंधित वो था रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस था ये, तो ये भी एक क्रूशियल एस्पेक्ट हो जाता है।
इसके बाद हमारा डबल जियोपार्डी, यानी कि नो पर्सन्स प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड ट्वाइस, मतलब कि एक ही अपराध के लिए आप दो तरह की सजाएं किसी को नहीं दे सकते हैं। तो ये भी इसमें ही आता है। तो ये NCRWC क्लैरिफिकेशन, प्रोसिक्यूशंस एंड पनिशमेंट बोथ मस्ट अप्लाई। तो इस सब चीज़ें जो है इसी में आती हैं। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि किसी को ज़बरदस्ती उससे ऑफेंस मनवाना, ये सब इसका पार्ट है। ऐसा नहीं किया जा सकता, यानी कि नो कंपल्शन टू बी विटनेस अगेंस्ट वन सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस था ये, इसके अंदर ये सब कहा गया। नार्को एनालिसिस नॉट परमिजिबल विदाउट कंसेंट। तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। एक्सेप्शन क्या है इसके, देखिए, एक्स पोस्ट फैक्टर लॉ प्रोटेक्शन इज ओनली फॉर कन्विक्शन एंड पनिशमेंट, नॉट फॉर प्रोसीजरल चेंजेस। तो प्रोसीजरल चेंजेस के लिए नहीं होता, ये सिर्फ कन्विक्शन एंड पनिशमेंट के लिए लगता है। अगर हम डबल जियोपार्डी, यानी कि ये अप्लाई होता है ओनली टू जुडिशियल पनिशमेंट नॉट डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, जैसे कि किसी के ऊपर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चलती है तो उस पर ये चीज़ें अप्लाई नहीं होती है। उसके बाद अगर हम आर्टिकल 21 की बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये बहुत ही क्रूशियल है अपने आप में, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। ये दोनों सिटीजन ऑफ फॉरेन और फॉरिजनल कंट्रीज़ में दोनों को ये दिया जाता है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। तो ये आप मुझे कमेंट में बताइए कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये जो सिद्धांत है किस देश से लिया हुआ है भारत ने। एक्सपेंडेड मीनिंग आफ्टर मेनका गांधी एंड यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978 का ये, जिसमें प्रोसीजर मस्ट बी फेयर जस्ट रीजनेबल, राइट इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल 21 एंड जुडिशली एक्सपेंडेड। इसमें राइट टू लिव विद डिग्निटी आ गया। इसमें भी क्या क्या केस हैं आप इसमें देख सकते हैं, जैसे ये देखिए पुट्टा स्वामी केस 2017 का। फिर राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, शेल्टर, हेल्थ, लीगल एड, स्पीडी ट्रायल, स्पीडी ट्रायल जो हसनैरा खातून केस था। फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स नाउ आर्टिकल 21A में आता है ये भी। एक्सेप्शन की बात करें हम तो डिप्राइवेशन पॉसिबल बाय वैलिड जस्ट रीजनेबल लॉ, कैपिटल पनिशमेंट आफ्टर ड्यू प्रोसेस। तो ये सब चीज़ें इसमें आती है। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब हो गया सेंटेंस टू डेथ। उसके बाद जो होता है हमारा प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन आर्टिकल 22, तो ये भी इसका पार्ट है। इसमें दो तरह की चीज़ें आती हैं, एक तो आता है राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सनस ऑर्डनरी लॉ में राइट टू अरेस्टेड में आता है, जैसे कि अगर आपको अरेस्ट किया जाता है तो पहले तो आपको ग्राउंड बताने पड़ते हैं उनको कि किस ग्राउंड पे आपको अरेस्ट किया जा रहा है। दूसरा आपका लीगल राइट है कॉन्सुल, मतलब कि कानूनी सहायता आप ले सकते हैं। मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर। और देखिए 24 आवर में ये जो ट्रैवलिंग के आवर्स होते हैं उनको नहीं लिया जाता। उसके बाद नो डिटेंशन बियॉन्ड 24 आवर, तो ये 24 घंटे से ज़्यादा डिटेन नहीं कर सकते हैं विदाउट मैजिस्ट्रेट अप्रूवल के। अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करें तो विदाउट ट्रायल अप टू 3 मंथ तक रख सकते हैं आप, पर उसके ऊपर अगर आपको करना है तो एडवाइजरी बोर्ड से अप्रूवल लेना पड़ेगा और ये मैक्सिमम 12 मंथ तक हो सकता है। फिर पार्लियामेंट इसको आगे बढ़ा भी सकती है। पार्लियामेंट हैज़ पावर टू मेक लॉज फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन अप टू 1 ईयर, तो ये नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है। स्टेट्स कैन ऑल्सो मेक लॉज, तो ये देखिए स्टेट के पास भी पावर है। अगर ये पूछा जा सकता है कि स्टेट इसके ऊपर लॉ नहीं बना सकता तो वो गलत स्टेटमेंट होगी। उसके बाद हमारी एक्सेप्शन की बात करें तो ये एनिमी अलाइज पे अप्लाई नहीं होगा, मतलब अप्लाई उनके लिए इस सब प्रावधान नहीं है उनके लिए। जो पब्लिक डिटेंशन लॉ होगा वो बियॉन्ड 3 मंथ जो है विदाउट एडवाइजरी बोर्ड इन सर्टेन केसेस, ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। फिर उसके बाद इसमें केस आते हैं जैसे AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, अपहेल्ड PD बट नैरोड स्कोप ऑफ 21। फिर उसके बाद मेनका गांधी चेंज दिस इंटरप्रिटेशन टू मेक PD सब्जेक्ट टू फेयर एंड प्रोसीजर। अब राइट टू एक्सप्लॉयटेशन जो है ये आता है हमारा आर्टिकल 23 के अंदर। अब इसमें जैसे ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर की बात होती है, इसमें प्रोहिबिट्स क्या है, ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बींग्स, सेल्स परचेज ऑफ पर्सनस ऑफ फॉर इमोरल और अदर पर्पज़। पहली चीज़ ये होगी बेगार यानी कि ज़बरदस्ती काम लेना, अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर्स एंड अप्लाइज बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन मेंबर। अब उसके बाद इसमें एक्सेप्शन आते हैं, स्टेट कैन इम्पोज कंपलसरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पजेज, जैसे मिलिट्री सर्विस कर सकती है डिज़ास्टर रिलीफ के लिए, बट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, इस सब की चीज़ों पे आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन की बात करें तो पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1982 का, इसमें नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस अमाउंट्स टू फोर्स्ड लेबर्स अंडर आर्टिकल 23। संजीत रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1983 का केस था जिसमें बोला गया कि पेइंग लेस देन मिनिमम वेज ऑन गवर्नमेंट रिलीफ वर्क इज ए वायलेशन ऑफ आर्टिकल 23।
फिर उसके बाद आर्टिकल 24 आता है जो बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज़। इसमें प्रोहिबिशन क्या क्या है, पहला तो 14 साल के कम बच्चे को माइंस और हैज़ार्डस इंडस्ट्री में जो है डिप्लॉय नहीं किया जा सकता है, ये सभी के लिए अप्लाई होता है। और उसके बाद एक्सेप्शन है, डज़ नॉट प्रोहिबिट वर्क इन नॉन हैज़ार्डस ऑक्यूपेशंस। देखिए है जो ख़तरनाक जगहें हैं या ख़तरनाक इंडस्ट्रीज़ है उसमें प्रोहिबिट किया गया है बच्चे को काम करने से, पर जैसे कि छोटा मोटा काम हो गया या कुछ जीविकोपार्जन के साधन हो गए उनको करने से जो इसकी मनाही नहीं है। उसके बाद अगर हम स्पोर्टिंग लॉज की बात करें तो चिल्ड्रन लेबर प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 इसमें एक, इसको 2016 में अमेंड भी किया गया। उसके बाद फैक्ट्री एक्ट 1948, फिर माइंस एक्ट 1952, तो ये सब एक्ट जो है वो सपोर्ट करते हैं इन सब चीज़ों को। फिर राइट ऑफ कॉन्शियस एंड फ्री प्रोफेशंस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन की बात आती है। तो इसमें देखिए आर्टिकल 15 जो है वो बात करता है राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन अप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर प्रोविजन ऑफ पार्ट 3। इसमें जो स्टेट पावर्स है रेगुलेट और रिस्ट्रिक्ट एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेकुलर एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिस। उसके बाद है प्रोवाइड फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म, ओपनिंग हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन टू ऑल हिंदू सेक्शंस। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है 2016 में, जिसमें फ्रांस को पूछा गया कि फ्रांस जो है वो क्या लर्निंग ले सकता है इंडिया के सेकुलर मॉडल से। तो ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है, तो आपको इसका आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट की इसमें इंटरप्रिटेशन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरप्रिटेशन दी है एक कि प्रोपोगेशन डज नॉट इंक्लूड फोर्स्ड कन्वर्जन। तो मतलब कि अगर आपके धर्म का प्रचार करना जो है वो ये नहीं होता है कि आप किसी को फोर्सफुली अपने धर्म में कन्वर्जन कर रहे हैं। देखिए ये देख लीजिए सवाल, ये जो स्टेटमेंट है वो हूबहू जो है ये क्वेश्चन जो है अभी जो HAS का एग्ज़ाम हुआ है हमारे HPAS 2025, तो ये उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि नो कंपल्शन टू सिंग नेशनल एंथम इफ़ इट वायलेट्स जेन्युइन रिलीजियस बिलीफ्स। ये किस केस में जो ये स्टेटमेंट जजमेंट आई थी, तो ये देखिए बिजोई मैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1986 का ये केस था। आर्टिकल 26 की बात करें तो देखिए आर्टिकल 26 बोलता है टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, अप्लीकेबल होता है ये रिलीजियस डिनोमिनेशंस और सेक्शंस देयर ऑफ। इसमें राइट्स आते हैं जैसे एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पज़। फिर उसके बाद आता है इसमें मैनेज का इट्स ऑन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। देन इसके बाद आता है ओन एंड एक्वायर मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। उसके बाद आता है एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू लॉ। रिस्ट्रिक्शन क्या है इसमें, रिस्ट्रिक्शन पहला तो ये सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। देखिए रिस्ट्रिक्शन जो है लगभग सेम ही है, तो आपको इनका आइडिया भी होना चाहिए। अब शिरूर मुट केस 1954, ये मैटर्स ऑफ रिलीजन्स इंक्लूड इसेंशियल रिलीजन प्रैक्टिस है विच आर प्रोटेक्टेड। फिर आर्टिकल जो है 27 आता है ये फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ ए रिलीजन, नो पर्सन कैन बी कंपेल्ड टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन। एग्जाम्पल क्या है, टैक्स कलेक्टेड फॉर जनरल पर्पज इज वैलिड व स्पेसिफिक टू प्रमोट ए रिलीजन इज इनवैलिड। फिर आर्टिकल 28 आता है, वो बोलता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या आता है, नो रिलीजन इंस्ट्रक्शन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट बाय स्टेट फंड। उसके बाद जो है एक्सेप्शन क्या है, कैन बी इम्पार्टेड इन इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट बट एस्टेब्लिश्ड अंडर एन इंडोमेंट ट्रस्ट रिक्वायरिंग सच इंस्ट्रक्शंस, अटेंडेंस इज वॉलेंट्री इन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड और एडेड बाय द स्टेट। फिर उसके बाद पेरेंटल एंड गार्जियन कंसेंट रिक्वायर्ड फॉर माइनर। तो ये सब चीज़ें जो है वो इसमें आती है। अब देखिए ये लेक्चर जो है हमारा तीसरा था और ये ख़त्म हो चुका है। अब इसके थोड़ा सा पार्ट बचा है, अगर देखिए थोड़ा सा कल से शायद मैं इसको अपलोड ना कर पाऊँ 2-4 दिन तक, तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। बाकी आगे जो है मैं कम्प्लीटली इसको वो ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूँगा जितना फास्ट हो सके। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको टाइम लिया जा रहा है, नहीं तो इसको ख़त्म करने में ज़्यादा एक ही लेक्चर में भी ये ख़त्म हो सकता था, पर इसकी थोड़ी बहुत आपको समझ होना बहुत ज़रूरी है और की पॉइंट्स को पे आपकी पकड़ होना बहुत आवश्यक हो जाता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अब हम अगले लेक्चर में। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप मुझे बता सकते हैं, मोस्ट वेलकम रहेगा आपकी सजेशन। थैंक यू।